इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस जो है वो बताए गए हैं इन केस ऑफ जॉब वर्क। तो यहां पर बेसिकली जो प्रिंसिपल है, जो भी गुड्स जॉब वर्क के लिए सेंड करता है, हमारे केस में जो एग्जांपल है, थ्रेड जो है, धागा जो है हमने सेंड किया जॉब वर्क के लिए। तो ऐसे में ये धागा हमने परचेज किया है। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, वो जो है प्रिंसिपल है, और यहाँ पर मिस्टर जेड से जो है वो धागा परचेज किया गया है। तो ऐसे में जब ये धागा थ्रेड जो है मिस्टर एक्स रिसीव करते हैं, तो ऐसे में कहा गया कि भले ही आप इनको जॉब वर्क के लिए सेंड कर रहे हैं, आप इसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अवेल कर सकते हैं। बस शर्त यह है, कंडीशंस ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग और जो कंडीशंस दी गई है वो आपने फुलफिल कर ली हो। फॉर एग्जांपल जो है आपके पास इन गुड्स के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, वो आपके पास अवेलेबल हो। सेकेंडली, जो गुड्स है वो आपने रिसीव कर ली हो। थर्ड, जो सप्लायर है उसने अपना टैक्स पे कर दिया हो। फोर्थ, जो रेसिपिएंट है उसने अपनी जो है रिटर्न फाइल कर दी हो। तो ये कंडीशंस अगर आप पूरी कर लेते हैं तो आप जो है इन पर आईटीसी अवेल कर सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आप गुड्स जॉब वर्क के लिए सेंड कर रहे हैं तो आप आईटीसी नहीं ले सकते। तो इट मींस आईटीसी के रिगार्डिंग एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। सेम वे में अगर आपने इनपुट्स परचेज किए हैं तो भी आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं। अगर आपने कैपिटल गुड्स परचेज की और उसको आपने जो है जॉब वर्क के लिए सेंड कर दिया तो भी आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं। एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहां पर कहा गया कि काफी सारे केसेस में क्या होता है कि मिस्टर एक्स जो है वो गुड्स रिसीव ना करके डायरेक्टली मिस्टर जेड को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इन गुड्स को जो है जॉब वर्कर के पास भेज दीजिए। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे कि अगर मिस्टर जेड डायरेक्टली गुड्स को जॉब वर्कर के पास भेजते हैं तो यहां पर जो प्रिंसिपल है वो गुड्स रिसीव नहीं करते। गुड्स कौन रिसीव करता है? जॉब वर्कर। तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, अगर अगर सप्लायर ने, सॉरी, अगर रेसिपिएंट ने, रेसिपिएंट कौन है हमारे केस में? मिस्टर एक्स, क्योंकि गुड्स उनसे बिलोंग करती है। तो ऐसे में अगर मिस्टर एक्स ने गुड्स रिसीव नहीं की है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। लेकिन यहां पर कहा गया कि अगर मिस्टर एक्स के कहने पर जो सप्लायर है वो डायरेक्टली गुड्स जॉब वर्कर को भेज देता है तो यह मान लिया जाएगा कि जो मिस्टर एक्स है उन्होंने गुड्स रिसीव कर ली है। तो यहां पर डीमिंग फिक्शन है कि हम मान लेंगे मिस्टर एक्स ने गुड्स रिसीव कर ली है अगर जॉब वर्कर के द्वारा गुड्स रिसीव कर ली जाती है। तो ऐसे में अगेन जो आईटीसी है वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 19 के अंदर बेसिकली स्पेशल कंडीशन दी गई है कि अगर जॉब वर्कर के पास डायरेक्टली भी जो गुड्स है या कैपिटल गुड्स है वो सेंड कर दी जाती है तो भी ऐसे में प्रिंसिपल को जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। ऐसे में कोई रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं लगाई जा रही। अब यहां पर कहा गया कि ये जो गुड्स है स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर जो है जॉब वर्कर के द्वारा वापस जो है प्रिंसिपल को जो है भेज दी जानी चाहिए, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफाइड पीरियड बताया गया है इन केस ऑफ इनपुट्स 1 ईयर, इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स 3 ईयर, और यहां पर जो है इनपुट्स के केस में फर्दर 1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द कमिश्नर ऑफ जीएसटी, और कैपिटल गुड्स के केस में जो है 2 साल एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द कमिश्नर ऑफ जीएसटी। तो ऐसे में इस स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर ये जो गुड्स है वापस जो है प्रिंसिपल के पास आ जानी चाहिए। अब अगर ये प्रिंसिपल के पास विद इन स्पेसिफाइड पीरियड नहीं आती है तो यह मान लिया जाएगा प्रिंसिपल ने उन गुड्स को जॉब वर्कर को क्या कर दिया है? सप्लाई कर दिया है, अगर वो विद इन स्पेसिफाइड पीरियड नहीं आती। अब यह जो स्पेसिफाइड पीरियड है यह कहां से काउंट किया जाएगा कि ये जो 3 साल का पीरियड है, 1 साल का पीरियड है, यह कहां से काउंट किया जाएगा? तो कहा गया कि अगर गुड्स प्रिंसिपल के द्वारा सेंड की गई है टू दी जॉब वर्कर, तो यहां से कहा गया कि फ्रॉम द डेट गुड्स सेंट सेंट बाय प्रिंसिपल। तो ये जो 3 साल का टाइम है, 1 साल का टाइम है, ये काउंट किया जाएगा फ्रॉम द डेट जो है गुड्स सेंट बाय द प्रिंसिपल।
तो गुड्स मान लेते हैं हम एग्जांपल के लिए एक जो है जुलाई 2023 को जो है सेंड की गई बाय दी प्रिंसिपल। तो ऐसे में ये जो टाइम पीरियड है 1 साल का या 3 साल का, इस डेट से जो है वो काउंट किया जाएगा। लेकिन जहां पर कहा गया कि गुड्स अगर डायरेक्टली डिलीवर की गई है, तो ऐसे में फ्रॉम दी डेट ऑफ रिसिप्ट बाय द जॉब वर्कर, रिसिप्ट बाय द जॉब वर्कर, कि जिस डेट में जॉब वर्कर ने वो गुड्स रिसीव की है, उस डेट से ये जो 1 साल का पीरियड है, 3 साल का पीरियड है, ये काउंट किया जाएगा। और अगर इस पीरियड के अंदर गुड्स वापस नहीं आती है, कैपिटल गुड्स वापस नहीं आती है, तो यह मान लिया जाएगा प्रिंसिपल ने उन गुड्स को जो है जॉब वर्कर को सप्लाई कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 1 साल का पीरियड है, 3 साल का पीरियड है, ये आपको चेक करने के लिए ये देखना होगा कि गुड्स जो है वो प्रिंसिपल ने सेंड की है या फिर डायरेक्टली डिलीवर की गई है टू दी जॉब वर्कर। तो ऐसे में ये जो मिस्टर जेड है, ये क्या करेंगे, बिल टू शिप टू मॉडल के तहत कि ये बिलिंग तो करेंगे मिस्टर एक्स को, लेकिन शिपिंग करेंगे किसको, जॉब वर्कर को। तो ऐसे में यहां पर जो मिस्टर जेड है उनको गुड्स भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बिल टू शिप टू मॉडल के तहत वो जो है इन गुड्स को डिलीवर कर सकते हैं जॉब वर्कर को। और ऐसे में जो है जिस डेट में जॉब वर्कर इसको रिसीव करेगा, उस डेट में यह मान लिया जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा रिसीव कर ली गई है। और जो 1 साल का पीरियड है, 3 साल का पीरियड है, वो फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट बाय द जॉब वर्कर जो है वो काउंट किया जाएगा। अब बात आई कि मान लेते हैं ये 3 साल का जो पीरियड है, ये जो 3 साल का पीरियड है, ये एक्सपायर हो जाता है। और मान लेते हैं कमिश्नर जो है फर्दर कोई पीरियड अलाउ नहीं करता, एक्सटेंड नहीं करता, तो क्या होगा। तो ऐसे में जो है ये बताया गया डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा और परमानेंट ट्रांसफर मान लिया जाएगा बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर। किस डेट से, किस डेट से, अगेन अगेन ये उस डेट से माना जाएगा जिस डेट से प्रिंसिपल ने गुड्स सेंड की है, या फिर जिस डेट में गुड्स रिसीव की गई है बाय द जॉब वर्कर अंडर बिल टू शिप टू मॉडल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 साल का जब पीरियड एक्सपायर होगा और ये गुड्स वापस नहीं जाएंगी, तो ऐसे में ये डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी। और डीम्ड सप्लाई ऐसा नहीं है कि जो 1 साल का पीरियड एक्सपायर होगा, 3 साल का पीरियड एक्सपायर होने के बाद जो पीरियड होगा वो माना जाएगा, नहीं, बैक डेट से यहां पर जो है यह डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी। और विद इंटरेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल है वो जीएसटी तो पे करेगा ही, प्लस इंटरेस्ट भी पे करेगा। जिस डेट में डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी उस डेट से लेकर अप टू द डेट ऑफ द पेमेंट जो है ये इंटरेस्ट यहां पर पे करना होगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। तो सेक्शन 19 के अंदर ये सारी बातें बताई गई है कि आपको जो इनपुट्स है, जो कैपिटल गुड्स है, उस पर आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं, और गुड्स आप डायरेक्टली भी जो है जॉब वर्कर के पास भेज सकते हैं। ऐसे में भी आपको आईटीसी अलाउ किया जाएगा। और ये जो 3 साल का पीरियड है, 1 साल का पीरियड है, ये आपको जो है फ्रॉम द डेट ऑफ द गुड्स सेंड बाय द प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल ने गुड्स भेजी है वहां से आप काउंट करेंगे। और अगर डायरेक्टली आपने सेंड की है तो फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट बाय द जॉब वर्कर, वहां से आप काउंट करेंगे। और अगर ये 3 साल का पीरियड, 1 साल का पीरियड जो है आपका एक्सपायर हो गया, आपने इस पीरियड के अंदर गुड्स वापस नहीं रिसीव की, तो ऐसे में ये डीम्ड सप्लाई मान ली जाएगी, परमानेंट ट्रांसफर मान लिया जाएगा बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर। और इस पर जो जीएसटी पे करेगा वो कौन करेगा, प्रिंसिपल पे करेगा, और साथ ही इंटरेस्ट भी पे करेगा। जिस डेट से ये डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी उसी डेट से इंटरेस्ट पे करना होगा। और डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी अगर प्रिंसिपल के द्वारा गुड्स सेंड की गई है तो फ्रॉम द डेट ऑफ द गुड्स सेंड बाय द प्रिंसिपल, और अगर डायरेक्टली सेंड की गई है तो फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट बाय द जॉब वर्कर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनपुट्स के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, आईटीसी के रिगार्डिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग। और अगर 3 साल के अंदर अगर आप स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर जो है गुड्स को वापस रिसीव नहीं करते हैं, तो ऐसे में प्रिंसिपल पर जो है जीएसटी की क्या लायबिलिटी रखी गई है।